हाय फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। उस मूवी का नाम है द नेबर इन द विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है वाशिंगटन के एक डिसेंट लोकेलिटी से, जहां घर देखने आए हैं मॉर्गन फैमिली, स्कॉट एंड कैरन अपने इकलौते बेटे माइक के साथ। उनकी एजेंट जब उन्हें घर दिखाती है तो पहली नजर में ही ये घर उनको पसंद आ जाता है। घर भी बहुत सुंदर है और नेबरहुड भी काफी पीसफुल लग रहा है। पास ही बच्चों का स्कूल भी है, इसीलिए दोनों इस घर को फाइनल करते हैं। पर घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि प्रीवियस ऑनर जैसे एकदम से भाग गए थे। घर खाली होने के बावजूद छोटा लग रहा था, क्योंकि डे टाइम में भी सारी खिड़कियां बंद थी। ऐसा लगता है कि प्रीवियस ओनर को एक्सपोजर पसंद नहीं था। बैक साइड की खिड़कियां भी सारी बंद थी और डार्क कर्टन्स से कवर किया गया। पर अब ये घर स्कॉट एंड कैरन का हो गया। कैरन इसे अपने तरीके से डेकोरेट करने लगती है और अब ये पूरा घर अच्छे से चमक रहा था। पर पता नहीं क्यों कैरन को ऐसा लग रहा था कोई उस पर नजर रख रहा है। कुछ ही दिनों में यहाँ रहने वाली दो लेडीज के साथ कैरन की दोस्ती हो जाती है, जिनका नाम है सूजी, जो उसके सामने वाले घर में रहती है, और लीजा, जो उनके पीछे वाले घर में रहती है। दोनों से ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कैरन की। पर लीजा के साथ कैरन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जिस दिन पहली बार लीजा कैरन से मिलने आती है, उसी दिन उसे कैरन के गले में एक एंजल विंग लॉकेट देखा। पूछने पर कैरन बताती है कि ये उसके स्टिल बॉर्न बेबी की निशानी है। ये सुनकर लीजा बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सालों पहले उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल इंटरेक्ट कर सकती थी। माइक भी लीजा की फैमिली के साथ काफी घुल मिल गया था। लीजा की बड़ी बेटी उसकी बेबी सिटिंग भी करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वो तीनों फ्रेंड्स शॉपिंग करने जाती हैं। सारे अपनी अपनी पसंद के कपड़े लेती हैं। कैरन लेती है बहुत ही सुंदर रेड ड्रेस। तीनों डिसाइड करती हैं कि वो तीनों नए कपड़े पहन के बच्चों के स्कूल जाएंगी, क्योंकि तीनों के बच्चे एक ही स्कूल में थे। मगर उस दिन थोड़ा अजीब सा हादसा होता है। स्कूल जाने पर कैरन देखती है लीजा ने भी बिल्कुल सेम रेड ड्रेस पहनी है। लीजा कहती है, मुझे तुम्हारी ड्रेस इतनी पसंद आई कि मैंने भी सेम ड्रेस परचेज कर ली, पर मुझे पता ही नहीं था कि तुम भी आज ये ड्रेस पहनने वाली। सुनकर कैरन को तो कुछ अजीब लगा, पर वो माइंड नहीं करती। नेक्स्ट डे लीजा के घर पर पार्टी थी, सब एंजॉय करते हैं। पर अचानक कैरन नोटिस करती है कि लीजा ने भी उसके जैसा एंजल विंग लॉकेट पहन रखा। इस बार कैरन को काफी वियर्ड महसूस होता है, पर फिर वो सोचती है कि लीजा ने भी अपना बच्चा खोया था, तो शायद उसके पति ने उसे गिफ्ट किया हो। उसे उसका पति डैन मिलता है। उस तो बताता है कि ऐसा हादसा तो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं, उनके किसी बच्चे की मौत हुई ही नहीं थी। इस बार कैरन को काफी झटका लगता है। नेक्स्ट डे वो लीजा से इसके बारे में पूछती है। पहले तो वो अवॉइड करती है, पर फिर बताती है कि मुझे असल में पार्किंसन नाम की बीमारी है, जिसके कारण मैं फैक्ट और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती। कैरन को बेचारी लीजा पर बहुत तरस आता है कि उसने तो ये बीमारी अपने पति को भी नहीं बताई और अकेली सब कुछ संभाल रही थी। कैरन स्कॉट से ये बात शेयर करती है, पर स्कॉट बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। आगे हम देखते हैं जब कैरन एंड स्कॉट अपने बेडरूम में कुछ प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, तो लीजा उन पर नजर रख रही होती है। नेक्स्ट डे उठने पर कैरन देखती है कि किसी ने बहुत सारा ट्रैश उनके घर के आगे डंप कर दिया। उसको क्लीन करने के चक्कर में कैरन की तबीयत ही खराब हो। कैरन को लगा कि शायद किसी बच्चे ने ये शरारत कर दी होगी, पर सूजी से बताती है कि इस लोकेलिटी में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ऐसी शरारत करे। सूजी से बातों में पता चलता है कि लीजा ने उसे अपनी कोई और ही बीमारी के बारे में बताया था। लीजा का झूठ पकड़ा जाता है। कैरन को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। स्कॉट कैरन से कहता है कि शायद वो कंपल्सिव लायर है, इसलिए उसे इग्नोर करना ही बेटर है। कैरन ऐसा ही करने लगी, पर लीजा तो और अग्रेसिवली बिहेव करने लगी। वो तो कैरन को हर बार फॉलो करने लगी। वो तो उसके ऑफिस, क्लाइंट के घर तक पहुंच गई। आगे एक दिन हैलोवीन की रात जैसे ही कैरन अपने बेटे के साथ बाहर जाती है, तो लीजा स्कॉट को सेड्यूस करने की कोशिश करती। स्कॉट पोलाइटली रिफ्यूज करता है, पर ये बात स्कॉट कैरन को नहीं बता। दोस्तों,
यही एक गलती अब हम देखेंगे कैसे उस पर भारी पड़े। लास्ट कुछ दिनों से माइक को स्कूल से लीजा अपने घर लेके जा रही थी, उसके कपड़े चेंज करके कुछ खिला भी रही। आज जब कैरन ऑफिस से जल्दी घर आती है तो माइक को घर ना देखकर लीजा के घर जाती है। वहाँ लीजा कैरन को बताती है कि उसके पति डैन को जॉब से निकाल दिया गया, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, उसने कुछ मेडिकल बिल्स पे करने, तो उसे अराउंड $15,000 की जरूरत। कैरन मना कर देती तो लीजा कहती है उस रात मुझे स्कॉट ने छूने की कोशिश की थी। कैरन ये सुन के काफी नाराज हो जाती, वो लीजा से अपनी सारी फ्रेंडशिप तोड़ देती। अब लीजा ओपनली उनसे दुश्मनी निकालने लगती। इस लीजा के कारण पति पत्नी में भी आपस में झगड़ा हो जाता। एक दिन माइक के स्कूल में किसी ने कंप्लेंट कर दी कि कैरन माइक को ना तो खाना ढंग से देती है ना ही गर्म कपड़े देती। प्रिंसिपल कैरन को वार्निंग देते हैं कि अगर दोबारा ऐसी कंप्लेंट आई तो सोशल सर्विस को बुलाया जाएगा और माइक को उससे छीन लिया जाएगा। अब कैरन श्योर थी कि ये काम लीजा का ही है। वो सूजी से बात करती है तो पता चलता है कि लीजा ने सूजी से भी कहा है कि माइक स्कूल में टिफिन नहीं लेके जाता और उसके बेटे का ही खाना खाता है। इतना सारा झूठ सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। लीजा को सामने नई गाड़ी में आते देखकर वो और गुस्सा हो जाती। वैसे वो कहती थी कि मेरे पास तो बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, अब नई गाड़ी और वो भी वैसी जैसी कैरन के पास है। कैरन गुस्से से लीजा पर चिल्लाती है और यही उसकी गलती। लीजा इसको इशू बनाकर कैरन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करती। कैरन को पुलिस वारंट मिलता है, अगर वो लीजा के आसपास भी दिखाई दी तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सब कुछ कैरन के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। लीजा ने कैरन के खिलाफ हर जगह र्यूमर फैला दिए, यहाँ तक कि सूजी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर दिया। इन सब बातों से परेशान होकर कैरन एक लॉयर हायर करती है। वो कहता है कि अभी पहले सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। डे बाय डे लीजा का पागलपन बढ़ता जाता है। स्कॉट उसके पति डैन से मिलकर बात करते हैं कि अपनी पत्नी को संभालो, वो ये सब क्यों कर रही है। डैन उनके सामने तो अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, पर अंदर ही अंदर उसको भी शक होने लगता है। उसको याद आता है कि जो पहले इस घर में रहते थे उनके खिलाफ भी कैरन ने कई एलिगेशन लगाए, तो वो ये सब रियलाइज करता है और नेक्स्ट डे ही इसका एक और नमूना देखने को मिलता है। इस बार लीजा ने सूजी को हथियार बनाया। सूजी कैरन के घर जाकर उसे एक पिक दिखाकर ब्लेम करती है कि वो लीजा के डोर पर स्प्रे के साथ गाली लिखकर आई है। अपनी स्पोर्ट में कैरन घर में कैमरास लगवाती है और इसको भी लीजा कॉपी करती और नेक्स्ट डे वो भी सीसीटीवी कैमरास अपने घर में लगवाती। अब तो ये औरत कैरन की प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने लगती है। वो उसके बारे में कुछ फेक रिव्यूज देने लगती है। मजबूरन कैरन को कुछ दिनों के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेना पड़ता है। एक दिन तो इस लीजा ने हद ही कर दी, जानबूझकर कैरन की कार के आगे आ गई। कैरन वैसे बहुत स्लो ड्राइव करती थी, पर लीजा शोर करके गाड़ी के आगे गिर गई और चीखने चिल्लाने लगी कि उसे काफी इंजरी हो गई है। वो पुलिस को फोन करती है और कैरन को अरेस्ट किया जाता है। काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए थे, अटेम्प्ट टू मर्डर। कैरन के लॉयर ने उसे बेल तो दिलवा दिया, पर साथ ही वार्न भी किया कि आगे का रास्ता काफी कठिन मालूम होता। कैरन सूजी से मदद मांगने जाती है, पर वो भी इनकार कर देती। ट्रायल शुरू होता है। ये केस बाकी केसेस से अलग था, सच और झूठ का खेल था। सच साबित करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं थे। लीजा कोर्ट में अपने आप को एक विक्टिम जैसा पेश करती है। कैरन अब तक समझ चुकी थी कि ये औरत एक साइको है, इससे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, किसी की भी हैप्पी लाइफ से उसे जेलस होती है। वो अटेंशन पाने के लिए खुद को विक्टिम की तरह पेश करती। ये फॉल्स सिंपैथी सिंड्रोम है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इस बीमारी में पेशेंट खुद को विक्टिम शो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। वो किसी भी बात को मैनिपुलेट कर सकते, सच को झूठ, झूठ को सच बना सकते। वो अटेंशन पाने के लिए खुद ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं और खुद ही सबकी नजरों में विक्टिम बन जाते। पर कैरन के लिए इस सब को जज के आगे साबित करना बहुत मुश्किल था। कैरन इस घर के प्रीवियस ओनर्स को भी ढूंढने की कोशिश करती। शायद लीजा उनको भी परेशान करती थी, उन पर भी नजर रखती थी, इसीलिए उन्होंने विंडोज बंद रखना शुरू किया था। उनकी गवाही इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट थी, मगर बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं मिलते।
कैरन और उसका लॉयर समझ चुके थे कि लीजा को बातों बातों में ही फंसाना पड़े, पर लीजा बहुत ही स्मार्टली सारी इंटेरोगेशन को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती। पर फाइनली फ्रेंड्स, लीजा की बड़ी बेटी खुद को संभाल नहीं पाती। वो लॉयर के क्वेश्चंस के आगे टूट जाती। लॉयर पूछता है कि तुम्हारी माँ को कितनी इंजरी हुई थी? वो कहती है ज्यादा नहीं, पापा ने ही ट्रीटमेंट किया था। पर यहाँ सवाल इंजरी का नहीं था, कैरन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज। इस केस के कारण सब कुछ कैरन के केस में नेगेटिव जा रहा था। लॉयर घुमा फिरा के फिर उस बच्ची से पूछता है तो वो आखिर में सच बोल देती है कि उस दिन उसकी माँ कैरन के लिए ही वेट कर रही थी। उनको फंसाने के लिए वो जानबूझकर गाड़ी के आगे गिरी थी। उसका अटेंशन था लाइफ थ्रेट प्रूव करना, जिससे कैरन को 10 साल की सजा मिले। 10 साल बहुत होते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए। 10 साल में कैरन की सारी लाइफ खराब हो, उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ तबाह हो जाती। यही लीजा चाहती, पर उसकी बेटी ने उसकी सच्चाई को सामने ला दिया और उसके प्लान्स पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो अब अपनी माँ की झूठ पर और पर्दा नहीं डालना चाहती। कैरन को उस दिन हर चार्जेस से फ्री कर दिया गया। वो घर आती है। घर आकर भी वो लीजा की नजरों से दूर नहीं जा पाती। फिर उनको भी वही डिसीजन लेना पड़ता है जो प्रीवियस ऑनर्स ने लिया, भाग जाना। नेक्स्ट डे मॉर्गन फैमिली ने वो घर छोड़ दिया और फिर हम देखते हैं उस घर में कोई और नई फैमिली आ रही है और लीजा अपने घर से एक और नए शिकार को देख रही। शायद ये फिर वो सब कुछ इनके साथ भी करेगी। यही मूवी का होता है एंड। फ्रेंड्स, जेलसी तो मोस्टली सब में होती है, पर जब ये सीमा पार कर जाए तो एक मानसिक बीमारी बन जाए। तो हमें अपने अंदर की जेलसी को खत्म करना चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें और खुशियां बांटते रहें। मूवी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।